अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर गुलाम मुर्तज़ा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्गन आयन लेज़र। चलिए देखते हैं। तो आर्गन आयन लेज़र वाज इन्वेंटेड इन 1964 बाय विलियम ब्रिजेस। आर्गन आयन लेज़र को 1964 के अंदर विलियम ब्रिजेस ने डिस्कवर किया था एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस लेज़र और ये गैस लेज़र की टाइप है। चूँकि हमने कल से लेज़र सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है और लेज़र सिस्टम में हमने इसकी पहली टाइप जो है वो गैस लेज़र को स्टार्ट किया था। कल हीलियम नियॉन लेज़र हमने पहली इसकी टाइप की थी। आज हम करेंगे इसकी सेकेंड टाइप एंड दैट इज़ आर्गन आयन लेज़र। सो देखते हैं कि आर्गन आयन लेज़र को आयन लेज़र क्यों कहते हैं। बिकॉज एनर्जी लेवल ट्रांजिशन दैट कंट्रीब्यूट टू लेज़र एक्शन कम्स फ्राम आयंस। जिस ट्रांजिशन ने हमें लेज़र एक्शन करवा के देना है वो ट्रांजिशन जो है वो लेज़र एक्शन जो है वो आयंस की वजह से होगा, इसलिए हम इसको आयन लेज़र कहते हैं। जबकि ये टाइप गैस लेज़र की ही है। द आर्गन आयन लेज़र अमिट ब्लू ग्रीन लाइट। आर्गन आयन लेज़र जो है ब्लू ग्रीन लाइट अमिट करती है एट 488 एंड 514 नैनोमीटर। 488 और 514 नैनोमीटर की रेंज में इसने जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। उसकी ये वेवलेंथ है जो प्रोमिनेंट समझी जाती हैं एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस वेव लेज़र और ये एक कंटिन्यूस वेव लेज़र है। कंटिन्यू वेव लेज़र कैसे है इसके बारे में मैं इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम में जल के डिस्कस करूँगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले इसका पार्ट जो है उसको देखिएगा। द सेटअप कंसिस्ट ऑफ अ लेज़र ट्यूब। ये सेटअप जो है एक लेज़र ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो कि 50 सेंटीमीटर होती है और उसका डायमीटर 2.5 मिलीमीटर होता है। करना क्या है, हमने एक लेज़र ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आर्गन गैस को फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने बैटरी की मदद से इसको जब पावर देंगे तो क्या होगा, आर्गन गैस जो है वो आर्गन के एटम एक्साइड हो जाएंगे और वो गैस आयोनाइज हो जाएगा और एक ग्लू डिस्चार्ज होगा हमारे पास, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे आयंस मिलेंगे और आयन एक प्लाज्मा क्रिएट होगा इस ट्यूब के अंदर, जिसे बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हमने ऊपर मैग्नेटिक कॉइल्स भी लगाई हुई हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम 0.15 टेस्ला का प्रोवाइड करते हैं और आर्गन गैस का जो प्रेशर है वो हम 0.5 मिली बार जो है वो इसमें प्रोवाइड करते हैं और जो डीसी पावर सप्लाई है वो 0.4 केवी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी और 30 एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। जब 30 एम्पेयर का करंट गैस मॉलिक्यूल्स गैस एटम्स को मिलता है तो वो ऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है। आयंस में चेंज होकर एक्साइड होते हैं। जब ऑक्साइड होते हैं तो ऑक्साइड स्टेट से जब पॉपुलेशन इन्वर्जन वहाँ पे क्रिएट होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हमारे पास लेज़र जो है वो हमें मिल जाती है। तो इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ चलते हैं। आर्गन आयन लेज़र की एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आर्गन एटम गेट आयनाइज्ड बाय अप्लाइड वोल्टेज। जैसे मैंने बताया कि आर्गन आयन जो है अप्लाइड वोल्टेज से आयनाइज होंगे, आयंस में चेंज होंगे। यहाँ पे मैंने इसको दिखाया है कि आर्गन एटम जो हैं वो जब इनको वोल्टेज अप्लाई किया तो वो आर्गन आयन में चेंज हो गए और वो ऊपर वाली स्टेट जो 3/2 स्टेट दिखाई गई है ये ग्राउंड स्टेट आयंस की होगी, वहाँ पे ये चले जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होता है। उसके बाद जब उनको मज़ीद एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइट होकर ऊपर डिफरेंट स्टेट्स पे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 7/2 और उसके साथ ही 5/2, 3/2, 1/5, 5/2 और ये 4p4d0 में है। इसी तरह ऊपर वाली चंद एक स्टेट्स हैं उनमें चले जाएंगे। ये स्टेट्स व्यूअर्स कहाँ से आती हैं स्टेट्स, तो ये जीमैन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एटम की एनर्जी लेवल स्टेट जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं और उनमें ट्रांजिशन के लिए हमने जीमैन इफ़ेक्ट में और स्टार्क इफ़ेक्ट में उसके रूल्स भी पढ़े थे कि रूल क्या होता है कि J=0 और +-1, 0 और +-1 होना चाहिए ट्रांजिशन होने के लिए। तो देखें अगर हम गौर करेंगे 3/2 जो ग्राउंड स्टेट है वो 7/2 में ट्रांजिशन करके नहीं गए एटम्स। उसकी वजह ये है कि 3/2 को जब हम 7/2 से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ना ही तो 1 आता है, ना ही +1, ना ही -1, ना ही 0, कुछ और ही आता है। तो इसलिए इसमें ट्रांजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रांजिशन उसी में होगी जिसमें स्टेट का डिफरेंस 0 या +-1 होगा, तो उसी में ट्रांजिशन होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं एटम्स एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ से ये दोबारा से जब मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास लेज़र ट्रांजिशंस होती हैं और बहुत सारी ट्रांजिशंस, मल्टीपल ट्रांजिशंस या मल्टीपल
लेज़र्स हमें हासिल होते हैं मल्टीपल रेंज में, उसकी रेंज यहाँ पे मैंने बताई हुई है 457.9 नैनोमीटर, इसी तरह 476.5, 406.5, 488 नैनोमीटर, 41514.5 नैनोमीटर। ये डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस हमें मिलती हैं, मल्टी ट्रांजिशंस मिलती हैं। उसके बाद एटम जो हैं ये नीचे 1/2 स्टेट में चले जाएंगे, ये भी ग्राउंड स्टेट है, उसमें जाएंगे। और कुछ एटम जो है ये 3/2 स्टेट में जाएंगे, ये भी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से अगेन ये दोबारा इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू पंप होंगे और ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इस तरह ये सारा सिलसिला लेज़र का चलता रहेगा और हमें एक कॉन्टीन्यूस लेज़र मिलती जाएगी इस आर्गन लेज़र के लिए। तो चलें थ्योरी को पढ़ लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट आर्गन आयंस गेट एक्साइटेड बाई इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ग्राउंड स्टेट से आर्गन आयन को इलेक्ट्रिकल पंपिंग के ज़रिए पंप किया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स से हमें डिफरेंट लेज़र ट्रांजिशंस हासिल होंगी, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो मानी जाती है वो 488 एंड 514 नैनोमीटर, वो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारे पास मानी जाती है। देन आयन गो इन टू द ग्राउंड स्टेट again get excited in this way continuous laser is obtained। तो इस तरह हमारे पास continuous laser जो है वो अचीव होती है by using argon ions। नेक्स्ट इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए हैं और ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि वोल्टेज कितना होगा 0.4 kV का होगा, करंट 30 एम्पेयर का होगा, इनपुट पावर इसकी 20 से 25 kV, आउटपुट पावर इसकी 1 से 15 kV। इसका मतलब फ्यू kV से लेकर सेवरल टेंस ऑफ kV में इसकी आउटपुट हमें मिल सकती है। और एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है इसकी 0.1% है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लो है। और इसकी जो स्पेक्ट्रल विड्थ आती है ग्राफ की वो हमारे पास 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की आती है। वेवलेंथ्स हम देखते हैं, 3 प्रोमिनेंट वेवलेंथ्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। 514.5 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी ये ग्रीन कलर की होगी, 488 नैनोमीटर वाली ब्लू ग्रीन हमारे पास होगी, और 334 से लेकर 364 नैनोमीटर तक भी वेवलेंथ हमें हासिल होती है, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में हमारे पास हासिल होती है। लाइफ टाइम्स की बात करते हैं स्टेट्स के, तो 3p4 में जो ट्रांजिशन होती है उसका लाइफ टाइम एनर्जी वो -8 सेकेंड होता है, और 3p4 से 4s में जो ट्रांजिशन होती है उसका लाइफ टाइम 10⁻⁹ सेकेंड होता है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वेवलेंथ और लाइफ टाइम मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि अगर हम इस लेज़र को बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये फुलफ़िल करना, ये अचीव करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ आर्गन आयन लेज़र्स। तो आर्गन आयन लेज़र की एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसर्च, ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत है आर्गन आयन लेज़र की। इसी तरह मुख्तलिफ लेज़र सिस्टम को पंप करने के लिए पंपिंग ऑफ लेज़र में इस्तेमाल होता है, होलोग्राफी में इस्तेमाल होता है, और लेज़र शोज़ में इस्तेमाल होता है। लेज़र की मदद से अगर हम लोग शोज़ करना चाहते हैं, जैसे शोज़ में डिफरेंट लाइट्स का इस्तेमाल होता है, और वो लेज़र लाइट्स जो होती हैं वो आर्गन आयन लेज़र की ही होती हैं। सो दैट्स अबाउट आर्गन आयन लेज़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल Knowledge of Physics for more videos. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.